नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। इसमें आज हम बात करेंगे यूजीसी के मामले पर, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बरेली में अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद यूजीसी के साथ जिस तरह से उन्होंने बात की है, सवाल उठाए, इसके बाद से ये चर्चा फिर से तेज हो गई और आखिरकार यूजीसी के इस नियम में है क्या और क्यों इसका सवर्ण समाज जो है वो इसका विरोध कर रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे पूर्व कांग्रेसी नेता शकील अहमद खान के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके जान को खतरा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के ही नेता उन पर किसी तरह के हमले की बात कर रहे हैं। उसके अलावा हम सम्राट चौधरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, अपने ही पुलिस प्रशासन पर हमला बोल रहे हैं, आखिर पूरा मामला क्या है, और इन सभी विषयों पर हमसे बातचीत करेंगे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के बरेली में जिस तरह से सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद यूजीसी के नए नियम पर फिर से बहस तेज हो गई है। हमने देखा था कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी के नियम के तहत सभी जो सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्विटी सेल बनाना अनिवार्य किया गया और ये सेल जो है वो भेदभाव की शिकायतों पर कार्रवाई की सिफारिश करेगा। और विवाद की जड़ ये थी कि अब जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है, जबकि पहले ये दायरा जो है वो एससी एसटी तक ही सीमित था। तो सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि किस तरह ये नियम आखिर क्या है और उस पर सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनकी इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों आ रही है, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये बहस का कारण बना हुआ है, इसका जमकर विरोध हो रहा है, ये सारा मामला क्या है ये पूरा? देखिए, मैं कुछ इस तरीके से कहना चाहूँगा कि हम ही को कातिल कहते हैं लोग, हम ही का कत्लेआम होता है, हम ही कुआं खोदते हैं और हम ही पानी के लिए तरसते हैं। इस तरीके का ये पूरा यूजीसी का मामला है। यूजीसी रोल बैक, जो नारे लग रहे हैं सड़कों पर या जो लोग उठा रहे हैं वो सही है एक तरीके से देखा जाए। आपने इंट्रो में जो कहा कि समानता का अधिकार को लेकर के जिस तरीके से पहले एससी एसटी को इस तरीके के दायरे में रखा जाता था, अब उसमें ओबीसी को शामिल कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पूरे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था पर, पूरे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कि इतने दिनों तक आप समानता की दुहाई दे करके, संविधान के अनुच्छेद 14 की दुहाई दे करके तमाम तरह के कानून बनाए, तमाम तरह के कायदे बनाए, उसके बावजूद आपको उसी कैटेगरी में जिसमें एससी एसटी पहले था सबसे निचले में, उसमें आपको ओबीसी को शामिल करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये डिस्क्रिमिनेशन जो किया जा रहा है यूजीसी के द्वारा, ये कहीं न कहीं -15% वर्सेज 85% करने की जो कोशिश हुई है यूजीसी की। हालांकि ये नियम है, कानून नहीं है। कानून वो होता है जो संविधान द्वारा पारित होता है और यूजीसी ने प्रत्यायोजित जो उनके अधिकार हैं उसके तहत ये नियम बनाए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि आप नियम बना करके लाइए। रोहित वेमुला और पायल नाम की एक लड़की, महाराष्ट्र वाली लड़की का जो मामला हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जवाब किया था यूजीसी ने, और यूजीसी ने कहा था कि हम एक नियमावली बना करके आपको देंगे, उसके तहत ये नियमावली दिया गया है। गंभीर सवाल यही है कि जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी को कवर दिया जा रहा है, एससी एसटी और ओबीसी ही नहीं, इसमें तमाम लोगों को कवर दिया गया है, धर्म के आधार पर भी किया गया है कि धर्म के आधार पर भी टीका टिप्पणी होती है, तब भी दिव्यांग जनों को भी इसमें कवर दिया गया है, इसमें कवर किया गया है, महिलाओं को भी किया गया है, लेकिन सिर्फ सवर्णों को छोड़ दिया गया है। तो ये किस तरीके की चीजें हैं पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट को भी एक बार इस पर अवलोकन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सम्मत है या नहीं है, इसको किस तरीके से। और सरकार की चुप्पी, सरकार चुप है, 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आप इस तरीके से चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं, कोई बोल नहीं रहा है, ये मामले को हवा दे रहा है। और इस तरीके से जब चीजें होंगी, क्या लगता है कि विश्वविद्यालय चल पाएंगे? मैं एक उदाहरण देता हूं, मिलता जुलता उदाहरण, एससी एसटी एक्ट का इसमें आप उदाहरण जोड़ लीजिए। एससी एसटी एक्ट कानून जो बनाया गया, उसके तहत कितने दुरुपयोग के मामले आए? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की कि एससी एसटी एक्ट का किस तरीके से कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। संविधान, ये संसद में इसकी चर्चा हुई कि एससी एसटी एक्ट का कितना दुरुपयोग हो रहा है। और एक कानून, ये तो नियम है, पहले से एक कानून है,
उसकी ही समीक्षा की बात हो रही है कि उसकी पहले समीक्षा हो जाए कि वो सही है या गलत है, और फिर आप उसमें ओबीसी को जोड़ करके ला रहे हैं। ये कौन सी पद्धति आप शुरू करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र में? महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें देखिए कि एससी एसटी एक्ट जो कानून है उसके तहत क्या ओबीसी पर मामला दर्ज नहीं हुआ है? आंकड़े उठा करके देख लीजिए, सर्वाधिक मामले आपको मिलेंगे जहां एससी एसटी एक्ट के तहत ओबीसी वालों पर केस किया गया है, मामला दर्ज कराया गया है। तो यह कैसे मान लिया जाए कि विश्वविद्यालय में ओबीसी के जो छात्र हैं वो एससी एसटी एक्ट के साथ के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं? सिर्फ सवर्ण तबके के जो लड़के हैं, छात्र हैं, वही सिर्फ भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ओबीसी वाले नहीं करते हैं। जबकि एससी एसटी एक्ट कानून की अगर समीक्षा की जाए तो उसमें तो ओबीसी पर मामले दर्ज हो रहे हैं। ये कैसी आप पॉलिसी देश को देना चाहते हैं? कैसा नियमावली आप देश को देना चाहते हैं? विवाद यहीं से शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि एससी एसटी एक्ट का जब मामला आता है, रोहित वेमुला का जो मामला था, रोहित वेमुला और पायल के बाद ये सारा मामला शुरू हुआ था, तो रोहित वेमुला को ही आप ले लीजिए ना। रोहित वेमुला एससी एसटी थे या नहीं थे, उस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना। आज तक ये तय तो नहीं हो पा रहा है कि कुछ लोग तो कहते हैं, मीडिया में जो खबरें हैं उसके हिसाब से बताया जाता है कि उसने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखा था एससी एसटी का। मामला है ना। क्या सवर्ण के छात्र आत्महत्या नहीं करते हैं यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में? क्या उनके साथ भेदभाव नहीं होता है? पूरी तरीके से भेदभाव होता है। और जब ये ताकत आप दे देंगे तो इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने की संभावना है। लोग छोड़ देंगे विश्वविद्यालयों में पढ़ना भाई, जिस तरीके से मामला चल रहा है। आपको मैं एक उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं कि इसमें जो अभी जो नियमावली आया है यूजीसी का, इसके हिसाब से अब जो सवर्ण छात्र हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा, लेकिन वे कहां मामला दर्ज कराएंगे जब वे प्रताड़ित होंगे उनके खिलाफ? या फिर यह भी प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई एससी एसटी का छात्र अगर गलत तरीके से किसी सवर्ण छात्र के खिलाफ मामला दर्ज करवाता है, कार्रवाई करवाता है, तो उस पर फिर क्या कार्रवाई होगी? उस पर आपने दंड का प्रावधान क्यों नहीं किया? यह नियमावली में क्यों नहीं है? तो इसमें क्या संशोधन नहीं होना चाहिए? नियमावली में संशोधन नहीं होना चाहिए? रोल बैक नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सवाल यही, आपने कानून बनाया, सॉरी माफ करिएगा, आपने नियम बनाया, नियम बनाना चाहिए। इस तरीके के मामले होते हैं, लेकिन इसमें सवर्णों को सिर्फ माइनस करके आप क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? मैसेज वॉर है। सवर्ण छात्रों के खिलाफ भी तो रैंकिंग होती है ना विश्वविद्यालयों में, या नहीं होती है? टका सा सवाल है, कोई जवाब दे दे इसका। होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है। सवर्ण छात्रों के खिलाफ भी रैंकिंग, वे कहां जाएंगे? और सिर्फ सवर्ण छात्रों का ही मामला नहीं है ना, आप इसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी शामिल कर सकते हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को भी शामिल कर सकते हैं। जो कोई भी इसके दायरे में है, विश्वविद्यालय में है, सबों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, सबों के खिलाफ आप मामला दर्ज करवा सकते हैं। विश्वविद्यालय की मान्यता तक रद्द हो सकती है। ये नियम यह भी कहता है कि अगर ठीक तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है इस नियमावली को, तो विश्वविद्यालय का मामला रद्द हो जाएगा। कहा यहां तक जा रहा है कि कहा क्या यह होगा ही, छात्र पर अगर कार्रवाई होती है तो उसका डिग्री रोक दिया जाएगा, परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने से रोक दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा भेदभाव है ना। आप कानून ले करके आते हैं, लेकिन इस तरीके से आप दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, और दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भी जो आपने इक्विटी सेल बनाया है वो भी सवालों के घेरे में है। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं, बहुत अच्छा उनका सुनने में तर्क लग रहा है कि इक्विटी में जो लोग सेल में रहेंगे उसमें ऐसा नहीं लिखा गया है कि उसमें दलित होंगे, मतलब एससी एसटी के लोग होंगे, या सिर्फ ओबीसी के लोग होंगे, या सिर्फ 3 लोगों को आरक्षण दिया गया है, बाकी लोग तो सभी सवर्ण जातियों से हो सकते हैं। लेकिन वहां स्पेसिफिक तो नहीं है कि सवर्ण जाति के भी होंगे, वो तो फिर वो भी तो हो सकते हैं ना। 3 लोगों को आरक्षण दे दिया गया है, एससी एसटी ओबीसी, ये 3 रहेंगे ही रहेंगे, एक महिला भी रहेंगी, तो 4 भी रख सकते हैं आप। लेकिन बाकी जो बचे हुए लोग हैं, तर्क ये दे रहे हैं कि उसमें सवर्ण तबके के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन नहीं भी तो हो सकते हैं। भविष्य किसने देखा है? ये लूप होल है ना। सब कुछ यूजीसी ने ब्लैक एंड व्हाइट करने की कोशिश की है, लेकिन ये पूरा मामला ब्लैक एंड व्हाइट उस तरीके से हो नहीं पा रहा है। आप पूरी तरीके से सवालों के घेरे में हैं। सवाल मैं उठा रहा हूं जिसको पूरी गंभीरता से
सुनना और समझना चाहिए कि जब पहले से इस देश में अनेक कानून रहे, बने, तमाम प्रावधान आए और समता के अधिकार को लेकर के आपके संविधान के अनुच्छेद 15 में भी तमाम प्रावधान किए गए हैं, 14 में भी प्रावधान किए गए हैं, 16 में भी प्रावधान किए गए हैं, 17 में भी अस्पृश्यता के खिलाफ प्रावधान किया गया है। तमाम चीजें की गई हैं कि भारत में अस्पृश्यता के खिलाफ मामले किस तरीके से हैं आज, इस पर समीक्षा होनी चाहिए ना। ये तो एक तरीके से विश्वविद्यालय से सवर्ण छात्रों को आप बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं जाए पढ़ने लोग, सिर्फ एक कार्रवाई हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड लोगों का। एक मामला, छोटा सा भी मामला अगर दर्ज हो जाता है तो सवर्ण के छात्र डिस्टर्ब हो जाएंगे। उनकी परीक्षा किस तरीके से चलेगी? कोई अगर स्कॉलर है, बढ़िया है, पढ़ रहा है, और अगर कोई उसका प्रतिद्वंदी छात्र उसको फंसाना चाहे, ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो, या धर्म के आधार पर कोई हो, वो अगर फंसाना चाहे, उसको डिस्टर्ब करना चाहे, तो मामूली सा एक केस कर देगा, मामूली सा इक्विटी सेल में जाकर के एक मामला दर्ज करा देगा कि साहब ये मुझे तंग करते हैं, फिर उसका पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा। आप ये कौन सा समानता ला रहे हैं? आप सीधे कह दीजिए कि नहीं, आपको विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ना है, नहीं आप पढ़ेंगे, यहां आपके लिए जगह नहीं बनती है, तब यह मामला बनता है। नहीं तो पूरे तरीके से इस मामले को अगर देखा जाए, पूरी गंभीरता से इस मामले को समझा जाए, तो यह पूरी तरीके से एक तरफा है, संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। जो लोग संविधान के अनुच्छेद 14 के सम्मत इसको मान रहे हैं, मैं मानता हूं कि यह पूरी तरीके से संविधान के अनुच्छेद 14 का चीरहरण है। आप ओबीसी को कैसे शामिल कर लिए एससी एसटी के साथ? कैसे शामिल कर लिए? सबसे बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये तो एक तरीके से आपने बैरियर लगा दिया है कि अब नहीं, यहां से आगे आप नहीं जाएंगे, और तर्क दिए जा रहे हैं, सरकार के पक्ष से तर्क दिए जा रहे हैं। तमाम लोगों ने ये तर्क दिए कि नहीं साहब, ऐसा है कि ये जो सरकार है और जो लोगों की सोच है, इसके तहत इसमें सवर्णों को आरक्षण दिया गया है 10%। ठीक है, सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया है, तो क्या उस 10% आरक्षण की कीमत आप उसको विश्वविद्यालय में रोक करके चुप हिसाब किताब करेंगे? उसका बेहद गंभीर मसला है। और इस मसले में जिस तरीके से यूजीसी ने सरकार को भी फंसा रखा है, इसका सियासी रंग देखने को आपको मिलेगा। आज देखिए, तमाम जातियां जो इस मामले से प्रभावित हो रही हैं, सड़कों पर हैं। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि नहीं, उन जातियों को इस तरीके से आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आगे आना चाहिए? आज एक कानून बना है, कल दूसरा कानून बनेगा, दूसरा कानून बनेगा ना। और इसमें आप उसको, ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ भी है, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है कि आप एक पक्षीय हैं। प्राकृतिक न्याय कहता है कि आप दोनों पक्षों को सुने। आप दोनों पक्षों को तो सुन नहीं रहे, आप पूरी तरीके से इस मामले में एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। न्याय संगत भी नहीं है ये मामला, संविधान संगत भी नहीं है मामला, समाज संगत भी ये मामला नहीं है। इसीलिए इस मामले ने तुल पकड़ा है। आगे आने वाले दिनों में देखिएगा, ये आग पूरी तरीके से भारत के कोने कोने में फैल जाएगा, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं। अभी ठीक है कि हो सकता है कुछ दिनों की चुप्पी लोग साध ले जाएं, या फिर सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। जिस तरीके से अनेक कानूनों का रोल बैक हुआ है, अनेक कानूनों को लेकर के सरकार पीछे हटी है, उसी तरीके से यूजीसी को भी हटने पर मजबूर होना पड़ेगा। और अगर यूजीसी नहीं हटने पर मजबूर होती है तो यकीन मानिए, ये देश जो कभी मंडल और की आग में जलता था ना, इस बार दूसरी आग में जलने को तैयार है। जो सड़कों पर मुझे दिख रहा है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। आपने भी उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, बिहार में ये आग फैली हुई है, अन्य राज्यों में ये आग फैली हुई है, तमाम प्रदेशों तक, कोने कोने तक ये बात पहुंच। फिलहाल देश के कई हिस्सों में हम देख रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और सरकार इस पर क्या आगे इस नियम को कानून बनाती है या नहीं, इस पर देखना दिलचस्प होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात कर रहे हैं शकील अहमद के बारे में। पूर्व कांग्रेसी नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मेरी जान पर खतरा है, और उन्होंने आरोप लगाया, एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार में उनके पटना और मधुबनी निवास पर पुतला दहन के बहाने हमला कराने की साजिश रची है। और ये कदम उनके लिए हालिया बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को डरपोक भी कहा था, और
गैर लोकतांत्रिक भी बताया था। और शकील अहमद का ये दावा भी है कि कांग्रेस में केवल एक गुणगान करने वाले युवा नेताओं को बढ़ावा मिलता है और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। और जिस तरह से सर हम कांग्रेस के अंदर ही विरोध देख रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कृष्णा लवरू को लेकर बात आती है, राजेश राम को लेकर बात आती है, और कहा जा रहा है कि जिस तरह से दरार कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, कई दरार के संकेत हमें देखने को मिले हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है? ये वो शकील अहमद हैं जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव से टिकट बंटवारे के समय भी विरोध किया था। कांग्रेस के भीतर इनका खींचतान पहले से चल रहा है, ये आज का मामला नहीं है। कांग्रेस के भीतर, प्रदेश बिहार कांग्रेस के भीतर शकील अहमद हाशिए पर कर दिए गए हैं, तो इनका ये दर्द है और ये अपनी पीड़ा समय समय पर जाहिर करते रहते हैं। ये उसी तरीके का मामला मुझे नजर आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ बिहार में 90% नेताओं को अपनी जान का खतरा लगता है। कमोबेश कभी न कभी, कहीं न कहीं सभी नेताओं ने, 90% के करीब नेताओं ने अपनी जान का खतरा का हवाला देकर के सुरक्षा की मांग की है। पप्पू यादव का ही एक मामला कुछ दिनों पहले, जो कि स्वघोषित कांग्रेसी हैं, उनका भी मामला आपने सुना होगा। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जो मामला चला था कि उन पर हमला करने की कोशिश हो रही है, फोन पर धमकी दी जा रही है, मामला क्या हुआ सबको पता है। तो ये सारी चीजें बिहार में बहुत बड़ी बात नहीं है, इस तरीके की बातें आती रहती हैं। और अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से तमाम नेताओं के सुरक्षा बढ़ाए गए, घटाए गए, शकील अहमद खान को लग रहा था कि मेरी भी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, चूंकि वो कांग्रेस से दूर चल रहे हैं और उनकी कोशिश है कि पार्टी बदल ली जाए। इसलिए भी ये सारे बयान वो दे रहे हैं, अपने ही पार्टी को कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेस बना रहे हैं कि दूसरी पार्टी में जाने का उनको रास्ता मिले। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको दिखें। ये उस कड़ी का भी आप हिस्सा मान सकती हैं। जी सर, इसके अलावा सम्राट चौधरी अभी गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भी पुलिस पर की कार्यप्रणाली पर खुली नाराजगी जताए। उन्होंने साफ कहा कि जिन्हें हथियार चलाना नहीं आता उन्हें नौकरी में बने रहने का कोई हक नहीं है, और उन्होंने इसे बदला हुआ भारत और बदला हुआ बिहार बताते हुए कहा कि बिहार पुलिस का हाथ अब बंधा नहीं रहेगा। और इसके पहले भी हमने देखा जो पटना की घटना थी, नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ जिस तरह से दुष्कर्म और हत्या के मामले में भी उन्होंने FSL रिपोर्ट के बाद जांच सीधे उनके निगरानी में आई, और सम्राट चौधरी ने DGP समेत पूरे टॉप जो बिहार के पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और कहा कि जांच में कोई भी चूक, देरी और अब तक की कार्रवाई पर जवाब नहीं मिला है, और पुलिस को कई तरह के उन्होंने सख्त संदेश भी दिए हैं। तो अचानक से इस तरह से सम्राट चौधरी जो हैं अपने ही पुलिस प्रशासन पर जिस तरह से बात कह रहे हैं, या गणतंत्र दिवस पर अगर हम देखें तो जिस तरह से बयान उनका सामने आया, तो ये दबाव की राजनीति है या वाकई में प्रशासनिक जवाबदेही वो तय करने जा रहे हैं? देखिए, सम्राट चौधरी पर दबाव है। हाल के दिनों में जिस तरीके से बिहार में घटनाएं घटी हैं और नए नए गृह मंत्री बने, इनसे उम्मीदें बड़ी थी। जब ये गृह मंत्री बने तब कहा गया कि ये योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर हैं, उस तरीके से ये सरकार चलाएंगे, उस तरीके की कार्रवाई करेंगे। बुलडोजर को लेकर के भी इनकी चर्चा हुई। तो बहुत सारी चीजें, मतलब हाइप जो क्रिएट हुआ था ना, उस उम्मीदों पर सम्राट चौधरी शायद अभी तक खड़ा उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनका प्रयास है कि जो मीडिया में उनके बारे में छवि बनाई गई है वो इतनी जल्दी ध्वस्त नहीं हो जाए। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन को भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइट रहिए, हमारी ओर से पूरी छूट है आपको, जो आप करना चाहते हैं, जो कार्रवाई आप करना चाहते हैं वो करिए, बेलगाम अपराधियों पर लगाम कसिए। लेकिन सम्राट चौधरी को सबसे पहले कहीं से किसी मामले से शुरुआत करनी चाहिए, तो वो है पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड, जिसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। पूरी तरीके से उसमें पुलिस पर जो सवाल खड़ा हुआ है, उसके बाद वो दाग कहीं न कहीं गृह मंत्री और पूरे सरकार के दामन पर पड़ रहा है। उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि अब SIT के गठन हुए, अनेक ऐसे मामले आए जो कि पहले से लग रहा था कि छुपाया जा रहा था पुलिस के द्वारा। पुलिस पर कई तरीके के सवाल, आपको थाना प्रभारी को निलंबित करना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया? इसलिए करना पड़ रहा है ना कि कुछ न कुछ गड़बड़ियां हुई थी, कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ। तो आपकी जो विधि व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है।
इसीलिए सम्राट चौधरी आज की तारीख में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लुंज पुंज व्यवस्था नहीं चलेगी। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और विपक्ष से भी ज्यादा बड़ा सवाल जनता खुद सवाल कर रही है। जनता ने जिस तरीके से, समाज के जागरूक लोगों ने जिस तरीके से पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड के बाद प्रशासन से सवाल खड़ा किया है, वो चिंता का विषय है। विपक्ष तो गाहे बगाहे सवाल पूछता रहता है, लेकिन जनता जब सवाल पूछने लगे सरकार से तो वो बड़ी बात होती है। और आज की तारीख में सम्राट चौधरी से जनता सवाल पूछ रही है कि आपकी हनक कहाँ है। जो आप कहते थे कि नीतीश कुमार से बड़ी लकीर, कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के आगे की लकीर सम्राट चौधरी खींचेंगे। क्या वो खींच पा रहे हैं? शायद अभी इसका जवाब नहीं मिला है, और जवाब सम्राट चौधरी को ही देना होगा। इसीलिए, और जवाब किस तरीके से देंगे? अपने पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करके ही देंगे। इसीलिए ये मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की है, और मैसेज इसलिए भी दिया जा रहा है कि कई तरीके के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं ना। एक बैक टू बैक कई घटनाएं बिहार में हुई, उसके बाद इनसे सवाल पूछे जाने लगा, तो इन्होंने पुलिस प्रशासन को सामने किया कि नहीं भाई, ये जिम्मेवार हैं और इनकी जिम्मेवारी के लिए मैं भी जिम्मेवार बनता हूं, तो इन्हें ही चुस्त दुरुस्त किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और आपकी इन तीनों विषयों पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। क्या पंकज सर का लगातार कॉल आ रहा है?